नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और रोज़ शाम को 4 बजे हम लेकर के आते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा एक खास कार्यक्रम, जिसमें हर रोज़ आपकी जेब से जुड़े किसी खास मुद्दे पे हम बातचीत करते हैं और आपसे जुड़ते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और आज का विषय काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जी हाँ, क्योंकि आज का विषय हम सब के जो सपना होता है घर खरीदने का, और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं होम लोन लेना पड़ता है, उसकी ही बात आज करने वाले हैं। पिछले करीब 1 साल में होम लोन की ब्याज दरें 3% तक बढ़ गई हैं। कई बैंकों के होम लोन की ब्याज दरें डबल डिजिट में पहुंच गई हैं। जिन लोगों ने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया था, उनके लोन का टेन्योर काफ़ी बढ़ गया है। फिक्स्ड रेट के लोन की ईएमआई और टेन्योर में कोई बदलाव नहीं आया है। अभी तक बैंकों की मनमानी की वजह से लोगों को फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट में शिफ्ट होने का विकल्प नहीं था। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए आरबीआई ने होम लोन को लेकर नए नियम जारी किए हैं और इसके तहत ग्राहकों को फ्लोटिंग से फिक्स्ड और फिक्स से फ्लोटिंग ब्याज दरों में शिफ्ट होने का विकल्प मिलेगा। अब फिक्स्ड रेट पर होम लोन लें या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर, किसके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है, और इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। और इसमें हमारी मदद करेंगे हमारे खास मेहमान, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी जी। जितेंद्र जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार सर। और पहला प्रश्न आपसे यही होगा सर कि अब पहले तो ये समझना चाहेंगे कि अब ये जो आरबीआई की तरफ से जो टिप्पणी आई है उसको कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, और फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के होम लोन में अंतर क्या होता है, ये लोन किस तरीके से काम करते हैं। पहले तो आसान भाषा में हमारे दर्शकों को ये समझा दीजिए, फिर इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं सर। देखिए, दो तरह के लोन होते हैं, फिक्स रेट इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट रेट जैसा नाम से प्रतीत होता है कि फ्लोटिंग होते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट में जैसे जैसे बदलाव होगा वैसे वैसे आपका जो लोन का होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो बदलता चला जाता है। बैंक्स जो है इंटरेस्ट रेट के उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग जो होम लोन का रेट है उसको एडजस्ट करते रहते हैं। ये फ्लोटिंग रेट होता है। अब इसमें कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट में बदलाव होगा वैसे वैसे फ्लोटिंग रेट जो है उसमें इंटरेस्ट रेट जो है चेंज होगा। इसके कंपैरिजन में जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है उसमें ज़्यादातर जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स रहता है, आपके टेन्योर तक जो है वो इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है। हालांकि क्लॉजेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन में फिक्स इंटरेस्ट रेट को भी बैंक चेंज कर सकता है, बट आमतौर पर फिक्स इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि आपका जो लोन रेट है वो फिक्स रहेगा, लेकिन फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट के अंदर आपका होम लोन का जो रेट है वो इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ता या घटता रहेगा। जी, आगे बढ़े तो उससे पहले जानते हैं कि आरबीआई का जो ये कदम है इसे कितना सकारात्मक मान रहे हैं आप, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब घर लेने का मन बना लेते हैं तो वो बैंकों की ही सारी शर्तों को मानने के लिए मजबूर रहते थे। वो उन्हें जो भी सजेस्ट कर दिया गया उस समय वो लोग मानने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता, क्योंकि एक बड़ी पूंजी की व्यवस्था वो पहले ही कर चुके थे, मन बना चुके थे, रेट फाइनल कर चुके थे। इस कदम को आप किस तरीके से, और ख़ासतौर से जो आम ग्राहक हैं उनके लिए कैसे देख रहे हैं इस कदम को आप? देखिए, आरबीआई का जो कदम है काफी अच्छा है। पहली बात, इससे तो ट्रांसपेरेंसी काफी होगी कि जो ग्राहक है जो होम लोन रेट लेते हैं उनको क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं और वो क्या कर सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, होम लोन बढ़ता है, ईएमआई बढ़ती है, आपका टेन्योर बढ़ जाता है, तो ग्राहकों को पता नहीं होता है कि क्या ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत से समय में वो बैंकों के पास जाते हैं, बैंक उनको विकल्प देते हैं, तब वो उस विकल्प को चुनते हैं। तो इससे एक तो ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ेगी, दूसरा विकल्प मौजूद हो गया है जो पहले से ग्राहक को पता होगा। तो जो होम लोन रेट जो इंटरेस्ट है उसके बढ़ने से जो इम्पैक्ट होता है उसको कहीं ना कहीं ग्राहक पहले से एडजस्ट कर सकेगा, पहले से वो निर्णय ले सकेगा कि मुझे करना क्या है। तो ये बड़ा फ़ायदा होगा। अब अगला प्रश्न सर ये है कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट जो होते हैं होम लोन की, उसके अलग अलग फ़ायदे क्या हैं? अगर इसको जज करना हो तो किन पैरामीटर्स पे इसको कसा जाए? जो हमारे जो ग्राहक होते हैं उनके लिए कैसे वो तय करें कि उन्हें किस दिशा में जाना है?
देखिए, फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट में इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। जनरली फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, जब शुरुआत होती है तो शुरुआत में आपका इंटरेस्ट रेट लो हो सकता है, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बदलता है वो बढ़ सकता है या कल को घट सकता है। फिक्स इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कंपैरिजन टू फ्लोटिंग रेट, क्योंकि और उसका जो है जो बदलाव है वो बहुत ही रेयर सिचुएशन में या एडवर्स सिचुएशन में होता है। तो ये दोनों का अंतर है, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। फिक्स इंटरेस्ट रेट का आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल सकता है, जबकि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिनेरियो वो लो होगा। चेंज नहीं होता है फिक्स इंटरेस्ट रेट में, ये बड़ा फायदा है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तब भी आपका जो इंटरेस्ट रेट वही रहता है, तो कम इंटरेस्ट रेट पे आप हो सकता है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उस वक्त दे रहे हो। तो ये नफ़ा नुकसान होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं। वहीं फ्लोटिंग रेट की हम बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट में बदलाव काफ़ी हैवी हो सकता है और फिक्स रेट से ज़्यादा जा सकता है। तो उन सब दोनों ऑप्शन के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। कैसे चुनना है, कौन सा चुना जाए, ये बहुत बारीकी से एक बार जो है एनालिसिस करना पड़ता है ग्राहक को, तब जो है ऑप्शन चूज किया जाता है। अच्छा, सामान्य तौर पर जो आज जो है आपने कहा बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है, तो निश्चित रूप से किसी एक्सपर्ट से वो लोग पूछने वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सामान्य तौर पर एक सामान्य व्यक्ति अगर जा रहा है तो ये कैसे पता करें कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट में से कौन सा विकल्प मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है? कोई एक दो फॉर्मूला अगर आप डिस्कस करना चाहें, या फिर सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो कौन सा विकल्प आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है? देखिए, बहुत कुछ तो इस पर निर्णय करता है कि आप इंटरेस्ट रेट को किस तरह से देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट जो है मान लीजिए 2023 की बात करें, 2023 के एंड तक इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं, तो आप फ्लोटिंग रेट पे जा सकते हैं। आज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कल को वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर घटता है तो आपको उसका फायदा मिलेगा। वहीं पे अगर आप हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, तो आगे चल के तो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फायदा कर सकता है। वहीं पे एक हाइब्रिड ऑप्शन भी होता है। हाइब्रिड ऑप्शन के अंदर कुछ साल तक आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके बाद वो फ्लोटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाइब्रिड ऑप्शन भी चूज किया जा सकता है। अगर आप इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को ये देखते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट ऑफ सिनेरियो में बढ़ने वाला है, बट फ्यूचर में जो है दोबारा से इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे तो रेट घटेगा, तो आप हाइब्रिड सिनेरियो की तरफ या हाइब्रिड रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ आप जा सकते हैं। तो डिपेंडिंग कि किस तरह से आप देख रहे हैं, आपकी जो ईएमआई देने की क्षमता है वो किस तरीके से अभी है, कल को होगी, बदलाव होगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आपकी ईएमआई की क्षमता कैसे उससे इम्पैक्ट होगी, उस सिनेरियो में क्या बड़ी ईएमआई को जो है पे कर पाएंगे या फिक्स रेट से जो है आप ठीक रहेंगे। तो ये सब एनालिसिस करने के बाद आप तय करते हैं कि आपको कौन सा रेट होम लोन जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक। अब अपने दर्शकों को बता दें, आपका भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है कि अब ये जो नई व्यवस्था के लिए आरबीआई ने कहा है कि आप ग्राहक कभी भी फिक्स्ड और फ्लोटिंग में से चुन सकते हैं, या फिर ग्राहकों को ये बताना ज़रूरी होगा कि कौन सी उनके पास दो विकल्प मौजूद हैं, आप इसको लेकर के अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, या फिर आप लेना चाह रहे हैं होम लोन, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं आपके लिए कौन सी व्यवस्था सही है, किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो होम लोन को लेकर के, तो आप हमसे जुड़िए। 9311121874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिसमें आपको अपना नाम, शहर का नाम और अपना सवाल थोड़ी डिटेल में भेजना होगा। और कोई भी सवाल हो आप हमें भेजिए होम लोन को लेकर के, और उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट लगातार बने हुए हैं और वो आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब सर, सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो फ्लोटिंग की तुलना पे अगर हम देखें तो फिक्स्ड लोन की ब्याज दरें, जैसा भी आप थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे, वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं। अब अगर एग्जांपल दें तो एक्सिस बैंक का फ्लोटिंग लोन 9 से 9.5% के आसपास पर देखने को मिल रहा है, जबकि फिक्स्ड लोन का रेट जो है इस समय 14% है। अब इतना बड़ा जो गैप होता है सर, ये क्यों होता है? इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, फिक्स्ड रेट में ये तो तय है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स रहेगा। अब अगर इसको बैंक देखें, बैंक के लिए तो एक रिस्क फैक्टर जो है वो हमेशा रहता है कि बैंक को उतना ही ब्याज मिलेगा जितना तय हो गया। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो घट सकता है, बढ़ सकता है, तो आई थिंक उसको कंपनसेट करने के लिए बैंक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है ज़्यादा रेट रखते हैं। कहीं ना कहीं बैंक्स भी इससे कंफर्टेबल होते हैं, या जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, कि फ्लोटिंग रेट की तरफ जो है बायर ज़्यादा जाएं, जिससे कि बैंक्स जो है इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट कर सकें। जी,
तो ये इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि फिक्स लोन काफ़ी ज़्यादा, फिक्स रेट काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो उसकी वजह से ये, उसके पीछे ये कारण है कि कहीं बैंकों को ये लगता है पता नहीं आगे का सिनेरियो क्या होगा, तो वो भी अपनी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस बीच सर, बैंक फिक्स्ड और फ्लोटिंग ब्याज दरों में काफ़ी गैप रखते हैं। क्या इससे माना जाए कि बैंक फिक्स्ड रेट पर लोन लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए फिक्स्ड लोन को बहुत ज़्यादा महंगा रखा जाता है? या आपको लगता है कि जो उनके मन में, जो आप कह रहे थे कि जो कंसर्न्स हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि रेट काफ़ी बढ़ जाएं और उनके लिए घाटे का सौदा हो, इस वजह से वो हायर रखते हैं? देखिए, ये तो होता ही है बैंक्स के लिए। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के अकॉर्डिंग जब रेट, अभी हमने देखा पिछले सालों में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो बैंक्स ने किस तरह से इंटरेस्ट रेट, सारे लोन के इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट किया है। और डिपॉजिट क्या होता है कि एक तरफ लेंडिंग है, एक तरफ बोरोइंग है, डिपॉजिट्स भी बैंक को मिलते हैं, डिपॉजिट का इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है, उसमें भी जो है उतार चढ़ाव आता है। तो बैंक्स को अपना दोनों बैलेंस शीट मैच करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बैंक्स फिक्स रेट पे बहुत ज़्यादा लोन जो है लेंडिंग वो डिस्करेज करते हैं, इसीलिए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा रहता है फिक्स्ड रेट पे जो होम लोन होते हैं, कंपैरिजन टू जो आपके लो रेट ऑफ। और अगर हम सिनेरियो को भी देखें तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा बायर्स नहीं आएंगे। आज अगर कोई बायर लेना चाहता है और 9.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और वहीं 14% का देखें तो 14% पे कितने आ सकते हैं, और 9.5 फिक्स जो है देना वो बैंकों के लिए संभव नहीं होगा फिक्स रेट के अंदर। तो इसीलिए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा रहता है। ठीक। अभी तक अगर देखें तो बैंक फ्लोटिंग से फिक्स्ड और फिक्स से फ्लोटिंग रेट में शिफ्ट होने का विकल्प नहीं देते थे। अब आरबीआई की नई गाइडलाइन में होम लोन ग्राहकों को अब लोन विकल्प चुनने की आज़ादी मिल जाएगी। आरबीआई के इस कदम से ग्राहकों को किस तरीके से आप देख रहे हैं कि फ़ायदा होगा? निश्चित रूप से आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, पर लोगों के लिए क्या पैसे भी बचेंगे इससे सर? देखिए, अब गाइडलाइंस को हम समझते हैं। गाइडलाइंस में क्या कहा गया है कि बैंकों को फ्लोटिंग से फिक्स्ड में कन्वर्ट करने का ऑप्शन ग्राहकों को देना होगा। ये इसी साल दिसंबर तक जो है इम्प्लीमेंटेशन की बात कही गई है। वहीं पे दूसरी ओर ग्राहकों को इससे क्या इम्पैक्ट होता है ये बैंकों को, ग्राहकों को सभी बताना होगा, एग्जिस्टिंग और न्यू बोरोवर सबको। अगर कोई फीस चार्ज करता है इस कन्वर्जन पे तो वो पहले ही जो लोन अप्रूवल होता है वहाँ पे डिस्क्लोज करना होगा बैंक्स को। तो एक तरह से पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। पैसा बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्राहक के लिए, और ग्राहक पैसा तब बचा पाता है जब वो तुरंत, जैसे लेंडिंग रेट्स इंक्रीज करते हैं और अगर उसे थोड़े से पैसे देकर अगर उसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसका कन्वर्जन हो रहा है तो वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कन्वर्जन कर सकता है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे उसका ईएमआई जो है वो बचता है, पैसे बचते हैं उसके। तो बचत तो होती है, ज़रूर होती है। और ये ऑप्शन बहुत सारे ग्राहक इसको ऑप्ट भी करते हैं, क्योंकि ईएमआई बढ़ना हर किसी के लिए एक बजट लेके चलते हैं। जब भी कोई ग्राहक लेता है वो बजट लेके चलता है। अब सडनली अगर बजट से बाहर चला जाए तो वो देना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी ही सूरत में जो है ये कन्वर्जन काम आता है। तो पैसों की बचत निश्चित तौर पे होती है। अगर ये विकल्प ग्राहक को पहले से पता हो तो पहले से वो निर्णय ले सकेगा और अपने कैश फ्लो को अच्छे से वो एडजस्ट कर सकेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही। या फिर कई बार बैंक जो है वो ईएमआई बढ़ा देते, वो टेन्योर बढ़ा देते हैं, तो वो कई बार भाई मान लीजिए किसी का रिटायरमेंट है या कोई और विकल्प, कोई और प्रॉब्लम आने वाली है और उसके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो समाप्त होने वाली है, तो आदमी फिर टेन्योर ना बढ़ा करके अपनी ईएमआई अगर बढ़ा सकता है तो वो बढ़ा सकता है। ये तमाम सुविधाएं मिलेंगी सर आने वाले समय में? जी हाँ, देखिए ज़्यादातर आजकल बैंक क्या करते हैं कि टेन्योर बढ़ा देते हैं। अब क्योंकि ईएमआई अगर कम करनी है, बढ़ानी है, तो दोबारा से ईसीएस साइन करवाना पड़ेगा, दोबारा से वो प्रोसेस हो। ज़्यादातर टाइम पे बैंक टेन्योर बढ़ा देते हैं। अगर आप पिछले 2-3 साल का सिनेरियो ले तो कई ऐसे मामलों में टेन्योर रिटायरमेंट से भी आगे 10 साल चला गया है। अब किसी के लिए भी ये सोचना कि मैं अपना होम लोन रिटायरमेंट के बाद 10-15 साल तक और भरूंगा, तो वो अपने आप में आज ही जो है एक चिंता जी पैदा कर देता है किसी के भी माइंड में। तो इस ऑप्शन में आरबीआई की गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि तीनों ऑप्शन दिए जाएंगे। ग्राहक को चूज कर सकता है कि वो ईएमआई घटाना चाहता है, वो टेन्योर बढ़ाना चाहता है, या वो दोनों विकल्प को लेकर वो ऑप्शन लेना चाहता है। तो कौन सा ऑप्शन लेना चाहता है, बैंकों को ये दोनों ऑप्शन
ग्राहक को देने होंगे। ठीक। आरबीआई की गाइडलाइन में सर बैंकों की जो एक तरीके से मनमानी थी उसे रोकने के लिए और भी कई तरीके की बातें कही गई हैं और भी कई तरह के उपाय बताए गए हैं। वो उपाय क्या क्या हैं और क्या बैंक इन गाइडलाइन को मानेंगे, उसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? देखिए, जो ये जो स्विच है, फिक्स टू फ्लोटिंग टू फिक्स, इसके अंदर कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। फीस चार्ज होती थी, बैंक्स फीस चार्ज करते थे। जब भी आप स्विच करना चाहते हैं बैंक फीस चार्ज करते थे। आरबीआई गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि अगर कोई फीस आपको चार्ज करनी है तो पहले से आपको जब लोन अप्रूवल आप दे रहे हैं उस वक्त डिस्क्लोज करना होगा कितनी फीस चार्ज करेंगे, किस फ्रीक्वेंसी में जो है बायर ये ऑप्शन को ले सकता है, यानी कि कितनी बार वो चेंज कर सकता है, ये भी पहले से डिस्क्लोज करना होगा। तो और किसी भी तरह के चार्जेस हैं वो पहले से डिस्क्लोज करने होंगे जब लोन का अप्रूवल दिया जा रहा है। तो क्योंकि ये ऑप्शन जो है पहले से बायर को, तो कॉस्ट एक नहीं निकल पाती किसी बायर के लिए और एंड मोमेंट पे वो ऑप्शन डिसाइड करना मुश्किल होता है। तो मेरी राय में जो आरबीआई ने ये गाइडलाइंस निकाली हैं इसमें पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि इस तरह के किसी भी ऑप्शंस को पहले से बायर को आपको बताना होगा, यहाँ तक कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा और नेगेटिव अमोर्टाइजेशन तो नहीं हो जाएगा, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। ये क्लियर गाइडलाइंस दे दी गई है। तो इससे जो है ट्रांसपेरेंसी मिलेगी और दूसरा बायर को एक सुरक्षित विश्वास मिलेगा कि हाँ मैं ये ऑप्शन ले सकता हूँ, इस ऑप्शन के बाद मेरी जो परिस्थिति है वो अच्छी रहेगी। ठीक। अब इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे दर्शकों के जो सवाल हैं एक एक करके उन सवालों के उत्तर भी जितिन सर आपसे जानना चाहेंगे। पुरुषोत्तम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हैं। पुरुषोत्तम जी नमस्कार। सर नमस्कार। कैसे हैं पुरुषोत्तम जी आप? सर एकदम बढ़िया। बस चलिए बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? मेरा सवाल था कि मैंने अपने 45 साल में एक मकान खरीदा था। तो मैंने 15 साल के लिए अपना होम लोन लिया था। फिर ब्याज दर बढ़ने पर जो बैंक ने ना बिना बताए मेरी ईएमआई जो है वो बढ़ाकर 18 साल कर दी, 15 की बजाय 18 कर दी। अब मैं रिटायरमेंट के करीब हूँ, बड़ी चिंता है कि ईएमआई कैसे चुकाऊंगा। ये बड़ा सवाल है, ये महत्वपूर्ण सवाल है आपका और इस पर अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे और इसका जिक्र अभी जितेंद्र जी भी कर रहे थे। जितेंद्र जी वही समस्या है कि अब टेन्योर बढ़ गया, अब फिर अगर यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट की स्थिति में आते हैं तो फिर दोष तो इनका नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्होंने जो सोच करके होम लोन लिया था वो शर्त पूरी नहीं हो पाई। आप कैसे देख रहे हैं और इस तरह के तमाम लोगों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, यही हम डिस्कस कर रहे थे कि आज की डेट में बैंक ज़्यादातर टेन्योर बढ़ा देते हैं, बैंक ईएमआई चेंज नहीं करते हैं। लेकिन इनके पास विकल्प है, ये बैंक में जाकर बोल सकते हैं कि मुझे टेन्योर नहीं बढ़ाना है, मुझे ईएमआई बढ़ानी है और टेन्योर इतना रखना है। उसका प्रोसेस होगा, बैंक से हो सकता है कोई फीस चार्ज करेगा, कोई कन्वर्जन फीस है वो चार्ज कर सकता है अगर बैंक चार्ज करता है, अदरवाइज तो नहीं। और बैंक ये जाके उस प्रोसेस को ये ऑप्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये बैंक ने कर दिया है तो ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है। इनके पास वो ऑप्शन है कि जाके ये अपना ईएमआई चेंज करवा सकते हैं रेदर देन टेन्योर को घटा के ईएमआई आप चेंज करवा लीजिए, ईएमआई आपकी बढ़ जाएगी, टेन्योर कम हो जाएगा। अब उस बढ़ी हुई ईएमआई को आप कितनी ईएमआई आप बढ़ा सकते हैं जो आपके बजट के अंडर में रहे, उसके अकॉर्डिंग आप टेन्योर आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप अभिषेक आपको जहाँ पर पुरुषोत्तम जी जवाब जो है वो मिल गया होगा। अब प्रफुल्ल चावला जी से जरा प्रश्न उनका ले लेते हैं, चंडीगढ़ से इन्होंने अपना एक प्रश्न पूछा है। अच्छा, हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं प्रफुल्ल जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार प्रफुल्ल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं, बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी सर, एक सवाल है मेरा कि मैंने हाल में ही एक फ्लैट खरीदने के लिए डील फाइनल की है और इसके लिए मुझे होम लोन लेना होगा। तो होम लोन लेने के लिए मुझे बैंक ये बताइए कि बैंक पे किन किन मुद्दे पे बात करनी चाहिए। चलिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि आपने ये सवाल होम लोन लेने से पहले किया है, क्योंकि अक्सर लोग लोन लेने के बाद जो है वो फिर उसके बाद उनको पता लगता है कि नहीं ये चीज़ें मुझे ध्यान देनी चाहिए थी, तो हो सकता है कुछ बचत हो जाती। सर, जब भी कोई व्यक्ति होम लोन के लिए जाए तो बैंक से कौन कौन से वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका उत्तर लेना चाहिए, और अभी की जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसका लाभ लेना हो तो फिर कब से ले सकते हैं? इन दोनों विषयों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, जब भी आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो आपको क्लियर कट में बैंक से 2-3 चीज़ें हैं उसका जो है आपको जवाब लेना चाहिए। पहले आपका लोन जो होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना होगा,
अब आप मल्टीपल बैंक्स में जाके कंपेयर कर सकते हैं कि किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है। अगर आप फिक्स्ड पे जाते हैं तो आपको क्लियरली पता करना होगा कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या ऐसे क्लॉजेज हैं जिसमें कि ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है। तीसरा, जो भी जिस भी बैंक से आप होम लोन लेने जा रहे हैं उसमें क्या चार्जेस लगते हैं, अगर आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है या पेमेंट कोई पेनल्टी है, हालांकि पेमेंट पेनल्टी अब नहीं होती है प्रीपेमेंट पेनल्टी, लेकिन किस तरह के चार्जेस हैं, अलग अलग तरह के चार्जेस जो बैंक एक होम लोन में लगा सकता है। अब यहाँ पे भी बैंकों के अलग अलग चार्जेस आपको मिलेंगे, प्राइवेट बैंक के चार्जेस अलग हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक के चार्जेस अलग हो सकते हैं। तो इस तरह के कितने चार्जेस हैं और कौन से चार्जेस लगते हैं, तो ये जो कॉस्ट फैक्टर है और लोन टेन्योर का जो ऑप्शन है होम लोन का, वो किस तरीके से काम करेगा, आपका शेड्यूल किस तरीके से होगा, आपकी ईएमआई किस तरीके से जो है आपके बैंक से कट होगी, ऑटो डेबिट ऑप्शन होगा, क्योंकि आज की डेट में देखें तो कई तरह के सेविंग्स अकाउंट ऑप्शन बैंक से निकाल दिए हैं। तो वो एक्चुअल में है क्या, उसको आप डिटेल में समझ लीजिए कि उस सेविंग अकाउंट आपके होम लोन के लिए स्पेशल है तो वो कैसे काम करेगा। तो ये चीज़ें समझ के ही तब आप निर्णय लीजिए, और एक बैंक से ना जाकर आप मल्टीपल बैंक से आप ऑप्शन देखिए, उसके बाद देखिए कि कौन सा सही विकल्प है। जहाँ तक ये नई गाइडलाइंस की इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो दिसंबर 31 2023 का जो है आरबीआई ने कहा है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो तब तक का समय है। मुझे नहीं लगता बैंक अभी जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बैंक अपना टाइम लेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्टिंग और नए ग्राहक सभी के लिए होगा। सर जो पुराने ग्राहक हैं उनको लाभ मिल पाएगा इनका? ये भी सवाल आ रहे हैं हमारे पास तमाम कमेंट्स में कि मान लीजिए किसी ने पहले रखा है 2-4 साल पहले का उसका चल रहा है, अब वो चेंज कराना चाह रहे हैं, तो क्या नई व्यवस्था में वो भी शामिल बिल्कुल होगा? मिलेगा जी बिल्कुल मिलेगा। आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग और न्यू बोरोवर्स दोनों के लिए ये इम्प्लीमेंट होगा। चलिए, तो जो लोग ये सवाल टिप्पणी कर रहे थे तो उनको भी उम्मीद है उत्तर मिल गया होगा। तो आप भी जो है चाहें तो जब आपके बैंक की तरफ से इस तरह का ऑफ़र मिलना शुरू हो जाए तो उसके बाद आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए कि आपको भी विकल्प दिया जाए। जयदेव शाह जी का प्रश्न है, सूरत से इन्होंने भेजा है और ये कह रहे हैं कि मैं अभी घर खरीदने की प्लानिंग कर रहा हूँ। होम लोन के बारे में रिसर्च करने पर जब इन्होंने कहा कि मुझे पता चला कि विभिन्न बैंकों के फ्लोटिंग दरों में 2% तक का अंतर है, यानी बैंक 8.5 से 10.5% तक का ब्याज वसूल रहे हैं। मुझे 8.5% वाला लोन कैसे मिल सकता है? तो ये बड़ा जेन्युइन सवाल है इनका कि हर व्यक्ति जो है वो सस्ता ही लेना चाहता है। अब ये चाह रहे हैं कि अगर मुझे सस्ता लेना है तो मुझे क्या करना होगा? देखिए, बैंकों के अपने पैरामीटर्स होते हैं कि सबसे कम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट वो किसको देंगे। अब इसके लिए वो सिबिल स्कोर चेक करते हैं, आपकी इनकम चेक करते हैं, पेमेंट कैपेसिटी चेक करते हैं, आपके एसेट डिटेल हो सकता है इन्फॉर्मेशन ले, तो उसके बेसिस पर ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक ऑफर करते हैं। अब मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ कि आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो वहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस आ सकता है। जिनका कम सिबिल स्कोर है उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जिनका बहुत अच्छा सिबिल स्कोर है उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है। तो बैंक्स के अपने पैरामीटर्स हैं, तो आप जो भी बैंक आपको कम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, आप वहाँ जाइए, अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, आपको वो बताएंगे कि आपको वो क्या रेट ऑफर कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि क्या वाकई में बैंक आपको वो जो सबसे कम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, क्या वो आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। जी चलिए, अब सर आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कि एक घर मुझे ख़रीदना है तो होम लोन लेने के लिए आप कौन से वो महत्वपूर्ण बातें हैं, ज़रूरी बातें हैं और जो आपको लगता है बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए? क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे सर आप चलते चलते? देखिए, सबसे पहले बैंक्स बहुत हाई लोन भी आपको दे सकते हैं, 90% तक बैंक जा सकते हैं। अब लोन कितना भी आप लें, होती है एंड ऑफ द डे लायबिलिटी है, जितना कम आप लोन लेंगे उतना अच्छा है। तो जब भी आप घर लें तो ये कोशिश करें कि डाउन पेमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा चुकाएं। अगर आपका लोन 90% बैंक दे रहा है और आप 70% तक रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपके जितने भी लोन हैं सबको मिला के जो ईएमआई है वो 35% आपकी टेक होम इनकम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी टेक होम इनकम का 40% से ज़्यादा अगर खिंचता है लोन ईएमआई, तो वो आपके घर के बजट को जो है आगे बिगाड़ सकता है। तो मेरी राय में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यही होता है कि घर लेना अच्छी बात है, आपका ड्रीम है, लेकिन उसके लिए अपने इस घर के बजट को बिगाड़े ना, और लोन ईएमआई
कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, सबको मिला के आप देखें कि आपकी होम लोन की ईएमआई देने की कैपेसिटी कितनी है। उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है लोन ले, उतना ही लोन लें। बाकी आप कोशिश करें कि डाउन पेमेंट में आप दे सकें। अगर आपके पास नहीं है और आप ज़्यादा लोन ले लेते हैं, और जो कि इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि अगर आज आपने 45% या 50% जो ईएमआई ऑप्शन आपने ले लिया और कल को होम लोन रेट इंक्रीज हो गए, यही 50% अगर 60% हो गया, तो आपके घर का 60% का बजट जो है केवल ईएमआई पे चला जाएगा। इसलिए लोन ईएमआई को कम रखें। तो मेरी राय में ये सबसे इम्पॉर्टेंट निर्णय है कि आप कितना लोन लेते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स मैंने गिना दिए थे कि आपका सिविल स्कोर क्या है, आपकी इनकम कितनी है, उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटी जो है बैंक डिसाइड करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना लोन ले रहे हैं और उन लोन की ईएमआई इस हिसाब से रखें कि कल को अगर लोन बढ़ते हैं, रेट बढ़ता है, तो आप हाई ईएमआई दे सकें। ठीक, चलिए अब सर आज की इस चर्चा में आप जुड़े। उम्मीद करते हैं जो हमारे दर्शक हैं वो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और जो उनका सबसे बड़ा सपना एक मध्यम वर्ग का होता है अपने घर का, वो पूरा करेंगे और इन बातों का ध्यान रख के अपने आप कुछ बचत भी कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, धन्यवाद। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हेलो मनी 9 मेरा सवाल है को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन अगले हफ्ते फिर हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। और हेलो मनी 9 दिन में 2 बार आता है। दोपहर 1 बजे आपके मन में कोई शेयर बाजार से जुड़ा सवाल है तो वो भी आप भेज सकते हैं 9311121874 पर, और दोपहर 1 बजे इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, आप मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।